सो गुड आफ्टरनून। आज हमारा चैप्टर जो है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो उसके एडवांटेजेस हैं, है ना, दूसरा जो उसके की फीचर्स हैं। तो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी डिस्कस की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा टॉपिक ये है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो टॉपिक है वो ये है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम संविधान कहते हैं, मतलब जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जो वो लिखे हुए हो, जिसमें वो लिखे हुए हो। इतना समझ में आया? माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हमारा टॉपिक ये है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री को संविधान की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर देते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम संविधान बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, लिखे हुए हो। ठीक है, तो क्या होता है कि एक कंट्री के लिखे हुए, हर कंट्री के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, एक कंट्री को वर्क करने में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया है कि 1914 में, दिख रहा है सबको? 1914 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर नहीं था। प्लीज पुट योर, अपना माइक बेटा म्यूट कर लो यार, मैं कितनी बार बोलूं। यहाँ पर इंडिया के बारे में बता रहे थे हम कि 1914 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर इंडिया में नहीं था। तो उस समय जो थी हमारी कौन सी सरकार चलती थी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसने डिमांड करा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। ठीक है, उसने क्या डिमांड रखी कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका मीनिंग ये होता है, ऐसे लोगों को चुना जाता है जो मिलकर संविधान लिखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आईएनसी ने डिमांड रखी कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? ऐसे लोग जिनको चुना जाता है जो मिलकर संविधान लिखेंगे। पर जैसे ही 1914 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तब उसके बाद इस बात ने एकदम मोशन पकड़ लिया, मतलब एकदम से फैल गई, जैसे आग कैसी होती है, एकदम छोटी सी उससे फैल जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये बात बहुत अच्छे से फैली, मतलब उन्होंने सोचा कि हमें जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, तो फिर उन्होंने बनाना चालू भी कर दिया। फिर दिसंबर 1946 तक में बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो इस असेंबली में आप लोग देख रहे होंगे ये पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे, रिस्पॉन्स करो, है ना। तो इस असेंबली में नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और कुछ अदर मेंबर सब थे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, 1946 से 1949 तक के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना दिया। ओके, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। आपके मेरी तरफ से तो राइट है, शायद आपकी तरफ से भी राइट ही होगा। बिटवीन दिसंबर 46 एंड नवंबर 49 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। दिख रहा है ना ये? देन उस समय जो इंडिया था वो आजाद हो चुका था। ठीक है, जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो लोग जानते थे कि वैल्यू क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने उनपे 150 साल राज किया था, है ना। 150 इयर्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे उनका शासन चलाया था, लोगों को गुलाम बनाकर रखा था।
तो फ्रीडम की क्या वैल्यू है ये उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों को सभी को पता था, है ना। उन्होंने उन सब चीजों को मद्देनजर नजर रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हम फ्रीडम हो गए, इक्वेलिटी का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जाहिर किया कि हमको इक्वेलिटी चाहिए। वो इन सब मतलब फ्रीडम कैसी होनी चाहिए, इक्वेलिटी कैसी होनी चाहिए, इन सब की वैल्यू उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर्स को पता थी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। ओके, अपने माइक ऑफ रखना, मेरी आवाज वापस मुझे ही आ रही है। तो आईएमपी पॉइंट ये है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अरे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी कंट्रीज है उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज है उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज है उनके पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखा है यहाँ पे, पीछे वाले में लिखा था, सॉरी। तो सभी के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के पास अपना अपना संविधान है इसका मतलब। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब ऐसी कंट्री जिसमें गवर्नमेंट को जो वहां के लोग चुनते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट फोकस किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं कि वो कंट्री क्या हो, डेमोक्रेटिक हो। मीन्स डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, है ना। ये नेसेसरी नहीं है। ये आईएमपी पॉइंट है, इसको मैं वापस रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आया है। तो इसका मतलब ये था कि जितनी भी कंट्रीज है हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में, उसमें से मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के पास में, अधिकतर कंट्रियों के पास में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब खुद का संविधान है। पर एक चीज ध्यान में रखो कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें पीपल द्वारा इलेक्शन होते हो, पीपल चूज करते हो कैंडिडेट्स, यानी गवर्नमेंट, है ना। तो जो पीपल चुनते हो ऐसी कंट्रीज के बारे में बताया गया कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, बट ये जरूरी नहीं कि हर कंट्री के पास में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी वो। जैसे कि आगे बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिफरेंट पर्पस हैं, है ना, डिफरेंट पर्पसेस भी हैं। जैसे कि मैं किसी देश का एग्जांपल लेती हूँ, किसी देश में अलग अलग समाज के लोग होते हैं, होते ही होंगे, जनरली होते ही हैं, जिनकी थिंकिंग भी अलग होगी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सारे समाज के लोगों के बारे में सोच के बनाया जाता है। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं ना, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। इवन गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि वो सही से वर्क करे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टोरी ले लेते हैं नेपाल की। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है ना। तो हम इसमें अब देखेंगे कि नेपाल ने क्या गलती की थी, कि जो नेपाल है उसने 1990 में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश किया था, ठीक है। पर ये डेमोक्रेसी जो थी वो 2002 तक ही चली। लिखा है यहाँ पे, नेपाल was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. वापस रिपीट करती हूँ मैं। हम देख रहे थे नेपाल की स्टोरी।
तो हम इसमें क्या देख रहे थे कि नेपाल जो था, नेपाल ने कुछ गलतियां की थी इन 1990। उसने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की थी नेपाल में, ठीक है, जो कि 2002 तक चली। उनकी गलती उन्होंने ये की थी कि राजा का शासन चलता था उनके यहाँ, मतलब मोनार्की। इधर लिखा भी है कि कहाँ लिखा था यार, पर लिखा नेपाल वाज अ मोनार्की, मतलब राजा का शासन चलता था वहां पे, है ना। तो इसमें राजा का शासन चलता था तो मीन्स मोनार्की लॉ था, ठीक है। तो जब इसने हटाया तो मोनार्की को, तो उसको पूरा ही हटा देना चाहिए था राजा का शासन। पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पावर्स राजा के पास भी छोड़ दी। तो इस तरह से अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र, दिख रहा है यहाँ पे सभी को? तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद में किंग ज्ञानेंद्र जो थे, अब एक सेकेंड है ना, ओके। तो क्या हुआ कि 2002 में जब किंग ज्ञानेंद्र ने अपने अपने पावर को फैलाने लग गया, वो मतलब कब्जा करने लग गया, और कब्जा कर लिया है। इसको देखते हुए, एक सेकेंड, बड़ी सिंह है। खड़ा हुआ, किसी को परेशान करता है, किसी को परेशान करता है ना, अरे झगड़ा करता है किसी के साथ, अरे मेहमान आया मिलने के लिए नहीं है, अरे किसी को बुरा बोलता है, नहीं बताता नहीं है, रोटी खाएगा, रोटी दो खाएगा, रोटी दो खाएगा। मेरी क्लास चल रही है यार, सॉरी, थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा। तो हम कहाँ थे कि 2002 में जब किंग ज्ञानेंद्र के पास में पावर, तो इन लोगों ने छोड़ दी थी, पूरी पावर इन्होंने उससे छीनी नहीं थी। और उस टाइम पे कौन सा रूल चलता था? मोनार्की का, मतलब राजा का। तो जो राजा ज्ञानेंद्र था, उसने उसकी पावर को फैलाना चालू किया, मतलब उसने उसकी पावर का मिसयूज करना चालू किया, है ना। क्या किया उसने? उसकी पावर का मिसयूज करना चालू किया। किस वे में? इन विच वे? उसने सब चीजों पे कब्जा करना चालू कर दिया, है ना। अब कब्जा जब चालू करा उसने, तो उसने क्या कर, इन February 2005 तक उसने गवर्नमेंट पर भी अपना कब्जा कर लिया था, बंटाधर। भैया जो नेपाल ने डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा, सारी पावर किसके पास चली गई? राजा के पास में, है ना। तो राजा ने फिर क्या करा? सब चीजों पे अपना अपना अधिकार जमाना चालू किया। सो 2005 में उसने गवर्नमेंट को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसको देखते हुए नवंबर 2005 में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था, ओके, सो जिसका नाम था मोइस्ट, ठीक है। उसने 12.5 एग्रीमेंट साइन किया। उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर ये था कि क्या गलतियां नेपाल ने, कहाँ थे यार, पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया इन लोगों के चक्कर में। आप लोगों को वॉइस आ रही है क्या बाहर से? मेरी वॉइस के अलावा कोई वॉइस नहीं आ रही ना? चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये नेपाल का मुझे वापस से समझाऊं या फिर कंटिन्यू चलने दूं इसको? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया शायद। मैं बार बार रुक रही थी ना, क्योंकि बाहर कुछ, वो क्या बोलते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े सींग नहीं होते, गाय होती है ना यार, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो आए तो बहुत शोर चल रहा है। लेट इट बी, कम टू द टॉपिक। तो क्या हुआ था, हम लोग वापस से किंग से स्टार्ट कर देते कि नेपाल ने जो ऐसा किया कि उसने आधी पावर तो किंग को, मतलब कुछ पावर किंग के पास छोड़ दी। उसको ये गलती नहीं करना चाहिए था नेपाल को, या तो सारी पावर छीन लेना चाहिए था,
है ना। बट उसने कुछ पावर किंग को भी दे दी। तो किंग ज्ञानेंद्र ने ऐसा किया कि उसने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए फेब 2005 तक में गवर्नमेंट को भी अपने कब्जे में कर लिया, है ना। अब जब कब्जे में किया तो उस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था माओइस्ट, MAOISTS। उसने एक 12.5 करके एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसके अंदर इसने बताया कि क्या गलतियां नेपाल ने राजा को आधी पावर देकर की। ये एग्रीमेंट में जैसे ही साइन हुआ तब लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी मिल जाएगी, अब तो उनको तो सिर्फ फ्रीडम मिल जाए, है ना। ऐसे करके जो किंग था उसने 2006 का पूरी तरह से 2006 तक वो पूरी तरीके से हट गया। यहाँ पर थर्ड पार्लियामेंट जो था उसका रिस्टोर किया। बाद में किंग ने पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि वो जो गवर्नमेंट बनाए, और फिर 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी कंट्री बन गया। फिर उसने मोनार्की जो था वो पूरी तरीके से हटा दिया। ऐसा था नेपाल में, सिंपल सा है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि नेपाल जो था वो 1990 में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश किया। उसने 2002 तक उसने उसकी डेमोक्रेसी एंजॉय की, मतलब 12 साल तक। ठीक है, इसको समरी दे रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था, डेमोक्रेसी जब स्टेब्लिश की तो उन्होंने आधी पावर जो थी, मतलब कुछ पावर्स जो थी, नॉट आधी, कुछ पावर्स जो थी वो राजा तक में छोड़ दी। ठीक है, और बाकी तो क्या हुआ, जब राजा की नीयत खराब हो गई, उसको अब 2002 में उसने क्या करा कि सब चीजों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने अपने शासन को बढ़ाने लग गया, रूल करने लगा, अब लोगों को परेशान करने लगा। तो इसमें क्या हुआ इसमें फेब 2005 तक में इसने गवर्नमेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, उसका नाम था माओइस्ट। उसने क्या करा, 12.5 करके एक एग्रीमेंट साइन कराया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि जो भी गलती नेपाल ने की है उस आधी पावर राजा को देके उसका उसकी गलती को वो सुधार सके। ठीक है, तो फिर राजा का ऐसे करते हुए, मतलब अब तो भैया फिर नेपाल वालों को तो लगा कि अब तो हमारे पास में फ्रीडम आई जाएगी, अब तो हम फ्री हो जाएंगे, अब हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाएगी, है ना। तो ऐसे करते करते उन्होंने 2006 तक में राजा का शासन पूरी तरीके से हट गया वहां पे। और फिर जब ये हटा तो एक थर्ड पार्लियामेंट जो थी वहां पे स्टोर की गई, मतलब लाई गई। बाद में फिर किंग ने पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि जो भी वो गवर्नमेंट बनाएगा, फिर उसको 2008 में नेपाल ने एक डेमोक्रेसी कंट्री बना दिया। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा राजा के शासन से उसको फ्री कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया था तो ध्यान दिया कि 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था राजा की पावर को छोड़ दिया था। तो ये उनने यहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें फ्यूचर में इनको कोई तकलीफ ना फेस करना पड़े, है ना। जैसे यहाँ पर फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फुटबॉल मैच का एक लिया गया एग्जाम्पल है कि यदि कभी कोई नियम चेंज होता है तो दोनों तरफ की टीम्स पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसी चीज को नेपाल ने जोड़ा यहाँ पर कि नेपाल में पहले राजा का शासन था लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक हुआ। तो सीधी सी बात है, मोनार्ची में नियम अलग अलग और डेमोक्रेटिक में अलग नियम था, है ना। हर किसी का, अब राजा का शासन था तो राजा ने राजा के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। फिर डेमोक्रेटिक कंट्री हुई तो फिर उन्होंने उनके हिसाब से अलग अलग नियम जो थे वो स्थापित किए। और डेमोक्रेटिक कंट्री में उन्होंने इसीलिए डेमोक्रेटिक के बाद ऐसे नियम बनाए जो बेहतर हो सभी के लिए। यहाँ पर देखिए, जो नेपाल था उसने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, मतलब फिनिश कर लिया, लागू कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बनाकर लागू कर दिया, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि जो कंट्री है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है या सिस्टम है या गवर्नमेंट है वो किस टाइप की हो। जैसे अभी हमने देखा कि 1990 में राजा का पावर छोड़ दिया, फिर जो एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मेंबर मतलब एग्जीक्यूटिव जो नियम बनाते हैं उनके पास भी पावर था जो नियम बना रहे थे, है ना।
तो उस समय जो नया नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें राजा का पावर हटा दिया गया, और ये जो पावर हटाया गया था, चेंज जो आया था, जो किए थे, तो उसमें ये पता चल रहा था कि वहां की गवर्नमेंट कैसी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वहां की गवर्नमेंट कैसा वर्क कर रही है ना। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि वहां की गवर्नमेंट है वो कैसा वर्क कर रही है। नाउ वी मूव ऑन। नाउ मैंने जो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें समाज को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने किसी को लीडर चुना है ना, और वो जो लीडर है अभी तक सही सही कर रहा था, पर भैया बाद में क्या पता उसने उसकी पावर का मिसयूज करना चालू कर दिया, है ना। उसको कैसे रोकूंगी उसको मैं। तो यहाँ पर इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं, जो लीडर है अगर उसने मिसयूज करा पावर का, अगर वो करता है मिसयूज, तो आप जो है उसके खिलाफ आवाज या फिर अपोज कर सकते हैं। अपोज करना मतलब आवाज उठाना, है ना। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि दिया एक क्लास मॉनिटर है, ठीक है। दिया एक क्लास मॉनिटर है, उसका नाम सॉरी दिया नहीं, यहाँ पर लिखा है सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सुरेश जो है क्लास मॉनिटर है, ठीक है। उसका नाम सुरेश है, सॉरी उसको भी मैम ने मतलब मिसेस राव को कहीं पे बाहर जाना था, ठीक है, कुछ काम से। तो ये जो लड़का था सुरेश, उसने अनिल को बोला कि मैं तुम्हारा नाम फंसाऊंगा। जैसे ही मैम आती है, वो बोलता है कि मैम अनिल बात कर रहा था, अनिल बेंच बजा रहा था। जैसे बेसिकली अपने क्लास में अगर कोई मॉनिटर खड़ा है ना, तो मैं उसके बारे में, अगर मतलब खड़ा है तो अगर उसको किसी से खुन्नस होगी, है ना, या फिर उसको किसी के साथ ऐसे करना होगा, तो वो क्या बोलेगा कि इसने XYZ ने मैम इतना इतना करा, तो मैम को थोड़ी पता है। तो मैडम ने तो चिल्लाना चालू कर दिया, उसको डांटना चालू कर दिया। फिर मैम ने अनिल को डांटना चालू कर दिया। अनिल कुछ बोलना भी चाह रहा था मैम को, पर उसकी बातों को सुना ही नहीं मैम ने, और बोलती कि तुम्हें 100 बार लिखना पड़ेगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, है ना। उसको ये बोल दिया कि तुमको 100 बार ही लिखना है कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, ठीक है। तो भैया यहाँ कितनी नाइंसाफी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। कितना अनफेयर हो रहा है अनिल के साथ में। होता ही नहीं होता तुम्हारे साथ क्लास के अंदर कोई करता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अभी नाम मत बताओ, नहीं तो फिर वापस से वो खुन्नस निकाल देगा। तो अनिल बोलना चाह रहा था पर उसको बोलने ही नहीं दिया बिल्कुल, है ना, उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का। तो ये गलत बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि अगर लीडर आपका आपका जो लीडर आपने नियुक्त किया है, अगर वो उसकी पावर का मिसयूज करता है, तो आपके पास में राइट है, आपके पास में अधिकार है कि आप उसका अपोज कर सकते हो। यहाँ पर तो मैडम ने सुना ही नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बात अच्छे से सुनी जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इतना आपको सबको समझ में आया आज? हमने नेपाल की स्टोरी पढ़ ली, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल डिस्कशन कर लिया, कब बना, कैसे बना, क्यों, किसने बनाया, है ना। अभी तो बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में, पर आज का टाइमिंग जो है आपका वो यही खत्म हो गया। थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा था बाहर, तो मैं थोड़ा भटक रही थी बार बार, बट इतना तो आया सभी को समझ में। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।